आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज। तो क्वेश्चन में देखिए, कोई एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान दे दिया है 60 ग्राम और वो 3 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर रहा है किसी बिंदु पर जहां पर भी रखा गया है। तो कह रहा है कि उसमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना हो गए हमको बताना है। तो जो भी हमको दिया हुआ है उसको पहले जो है हम लिखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो जैसे फार्मूला होता था इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए हमारे पास F बराबर QE, ये फार्मूला होता था। तो यहाँ पर हमारा Q आवेश है, तो आवेश की जगह यहाँ द्रव्यमान हो जाएगा और जो वहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड थी यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड E हो जाएगी, EG हो जाएगी। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो हमने स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ा है उसी का ध्यान करके उसी से तुलना करते हुए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो वही फार्मूला देके यहाँ पर लगा दिया है, F = QE और Q की जगह M रख दिया है, E की जगह G रख दिया है, तो यह बराबर MEG हो गया है। अब हमको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 3 न्यूटन दिया गया है और द्रव्यमान 60 ग्राम है, उसको किलोग्राम बनाया है, तो 1000 का भाग दे दिया है इंटू EG हो जाएगा। तो EG = सॉल्व करेंगे तो 50 न्यूटन प्रति किलोग्राम ये हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर आप लोग समझदारी का परिचय देंगे तो बड़ी आसानी से आंसर निकलेंगे। ये लिस्ट दे दी है फर्स्ट और सेकंड, इसमें दे दिया है कोई यूनिट और उसका विमा यानी डायमेंशन इधर लिखा गया है, इसको हमें मैच करके बताना है। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक m−L³ T-2 होता है। इसी प्रकार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, इन सब का हमें निकालना है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आंसर इसका बी करेक्ट है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसको करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे पहले गुरुत्वाकर्षण नियतांक का तो फार्मूला अगर हमें याद है तो हम सब कुछ कर लेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला होता है F = G(m1m2)/r², ये फार्मूला होता था। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में 1/4πε0 Q1 Q2/r², ऐसा होता था। तो यहाँ पर इतने पूरे की जगह हमने G रख दिया है और आवेश को यहाँ द्रव्यमान से लिखा गया है, दूरी तो वही रहेगी। तो अब इधर हम लोग इसको G को अगर इधर ले आएंगे तो G = Fr²/m1m2 हो जाएगा। तो G, अब किसी का डायमेंशन लिखना होता है तो उसको बड़े वाले कोष्ठक में बंद कर लेते हैं। तो माना जाता है कि डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर F फोर्स है, फोर्स का विमा mL/T-2 निकालना हो तो F = m × a कर देंगे। m का हमारा कैपिटल M हो जाएगा और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर को दूरी यानी L और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड का मतलब टाइम, तो T और बटे में है इसलिए -2 हो जाएगा। तो यही बीमा हो गई। ये दूरी की है तो L² द्रव्यमान की mm हो गया। सॉल्व किया तो m−L³ T-2 आ जाएगा। इसी प्रकार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ पर U = mgh होता है फार्मूला।
तो m का हमारा कैपिटल M हो जाएगा और g का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर का हो गया L और सेकंड का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर t-2 और ये h का भी L हो जाएगा, तो कुल मिला के ml स्क्वायर t-2 हो जाएगा। यहाँ पर ml स्क्वायर t-2। अब आगे देखते हैं, आ जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसे यहाँ पर v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान r होता था, तो यहाँ पर v ग्रेविटेशनल वाला हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाला था, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल वाला हो जाएगा, तो g हो जाएगा m1 m2 अपान r हो जाएगा। तो यहाँ पर g का देखिए बीमा हो गई m इनवर्स L³ t-2 और यहाँ पर m स्क्वायर हो जाएगा, एक m का, नीचे L हो जाएगा, एक L से एक L कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, तो ये कुल मिला करके और ये एक इससे घट जाएगा तो एक बचेगा, तो m L स्क्वायर t-2। m इनवर्स L³ t-2। हाँ, यहाँ पर देखिए 2 नहीं होते, एक होता है, एक ही m केवल होता है, ध्यान दीजिए, गलती से लिख गया। फार्मूला होता है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r होता है। ये फोर्स में 2 होते हैं, ध्यान देना, एक ही होता है। तो यहाँ पर एक 1 पॉजिटिव का होगा, एक निगेटिव का, तो कट जाएंगे, तो यहाँ पर L स्क्वायर t-2 बचेगा, ये नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिकल फील्ड। हाँ, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की है, तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर। v में q/r होता है, इसमें q/r स्क्वायर होता है, वो 2 गलत लिख दिया था, q1 q2, वो फोर्स में होता है। अब इसको अगर ग्रेविटेशनल की बात करें तो यहाँ पर g हो जाएगा और यहाँ पर इंटू q की जगह m/r स्क्वायर। g का हमारा m इनवर्स L³ t-2 और यहाँ पर m का कैपिटल M हो जाएगा अपान L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस m से m चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो एक ही बचेगा, यानी L t-2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है, L भी नहीं है, L-2 यहाँ पर आ रहा है। इसको देखते हैं, इसको देखे सीधा सीधा इस तरह कर दीजिए, F = QE होता है, तो F = Q की जगह M हो जाएगा, तो कैपिटल M हो जाएगा M का, और E के लिए E का निकालना है, E ग्रेविटेशनल वाले का निकालना है, और M का हो जाएगा F का ml t-2, तो M E M से M कटेगा, L t-2। यहाँ पर कुछ गलत है, L t-2 होना चाहिए, गलत लिखा है। दोनों तरीके से देखिए सिद्ध हो गया, ये गलत लिखा हुआ है। देखते हैं आंसर, L t-2 D का थर्ड L t-2 गलत लिखा है, दोनों तरह से निकाला है, सही बैठ गया, तो सबका हमने निकाल दिया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसको मैच कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, कह रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट इन ए रीजन एंड ए मास इज शिफ्टेड फ्रॉम A to B थ्रू डिफरेंट पाथ एज शोन। तो कह रहा है कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर उपस्थित है, यानी प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमने क्या किया है कि
एंड मास इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक 3 रास्ते से किसी द्रव्यमान को ले जाया जा रहा है। तो कह रहा है कि इफ W1, W2 एंड W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स along द रेस्पेक्टिव पाथ, देन कह रहा है अगर पहले, दूसरे और तीसरे पाथ में किए गए कार्य की बात करें तो पहले में W1, दूसरे में W2, तीसरे में W3 है। तो कह रहा है कि तब जो है क्या स्थिति बनेगी, कौन किसके बराबर होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बी विकल्प सही होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव 2 तरह के फोर्स पढ़ते थे। यानी कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब वो कभी बर्बाद नहीं होता, जैसे फ्रिक्शन है हमारा तो उसमें कार्य का नुकसान होता है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चूंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो चाहे जिस पाथ से हम लोग जाएं कार्य हमारा बराबर होगा। तो इसलिए W1, W2, W3 बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, पथ पर निर्भर नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स के संरक्षित बल जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इसलिए किसी भी रास्ते से जाया जाए हमारा बल कार्य बराबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, कह रहा है इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय, किसी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है जहां पर, वहां पर गुरुत्वीय विभव की वैल्यू दी गई है V = k/x जूल पर किलोग्राम। तो कह रहा है द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट 0.203 मीटर इज। तो 3 बिंदु दिए गए हैं जिसकी दूरी दी गई है 203, मतलब कोई एक बिंदु लिया गया है उससे 2 मीटर या 3 मीटर की दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमको बताना है। गुरुत्वीय विभव दे दिया है -k/x जूल पर किलोग्राम, ये वैल्यू दे दी है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है हमको बताना है। डी वाला करेक्ट है, -k/4 कैसे करेक्ट है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय विभव V और दूरी से संबंधित है, क्योंकि गुरुत्वीय विभव हम लोगों ने जो विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था वहाँ पढ़ा था। तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब बात आ जाएगी गुरुत्वीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर Vg ग्रेविटेशनल के लिए G लिख दिया है। यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू Q की तुलना m से करेंगे और दूरी r हो जाएगी, ये फार्मूला बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमको क्वेश्चन में दिया है, तो क्योंकि दूरी से तुलना इसलिए ब्रैकेट में x लिखा गया है, तो Vx = -k/x ये क्वेश्चन में दिया गया है हमको। और हमारा जो फार्मूला पढ़ता था E = -dV/dx बहुत बार पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो r की जगह r² हो जाता है। तो अगर इसी में 1/r का गुणा कर दें हम, तो ये हमारा यहाँ पर ये हट करके E हो जाएगा। तो ये पूरा V है और केवल 1/r का गुणा हुआ है, तो V में निगेटिव है और 1/r का गुणा हुआ है, तो इसीलिए dV/dx और जोड़ा गया है ये 1/r के लिए। तो dx कर दिया, तो Eg = -dV/dx, ये पूरा dV लिख दिया इतना, और ये 1/r की जगह dx यहाँ पर ले लिया गया है। छोटी दूरी के लिए dx लिखा है और ब्रैकेट में -k/x ये लिख दिया। जब इसकी तुलना में करेंगे तो -dV/dx लिखें, या फिर -d/dx को बाहर ले लिया और ब्रैकेट में -k/x लिख दिया, ये v की जगह, क्योंकि ये गुरुत्वीय विभव के बारे में क्वेश्चन में दिया गया। अब अगर इसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो चूंकि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर लगा दिया है।
तो वेक्टर ई जी इक्वल टू माइनस के अपान एक्स स्क्वायर आई कैप। अब देखिए चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए दिशा भी बतानी पड़ेगी, तो एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो आई कैप लगा दिया, वाई एक्सिस के लिए जे कैप हो जाएगा, के एक्सिस के लिए जेड एक्सिस के लिए के कैप हो जाएगा, तो माइनस के अपान एक्स स्क्वायर आई कैप। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता था। तो अगर हम गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए इसको लिखना चाहेंगे तो ये पूरे की जगह उसने के लिखा है और माइनस घटक इसमें घटता है इसलिए माइनस का चिन्ह रहता ही है, तो माइनस के साथ ये पूरे के लिए के और ये नीचे आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर और एक्स एक्सिस में है तो आई कैप। तो नाउ अ मॉड ऑफ वेक्टर ई जी अप टू 0 और 3 पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए माइनस के अपान एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर दिया तो यह आ गया माइनस के अपान 4। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि 2 क्यों रखा, 0 क्यों नहीं रखा, 3 क्यों नहीं रखा। तो एक पॉइंट से हम जब नापेंगे तो एक्स एक्सिस में ये 2 आएगा, वाई में 0 आएगा, जेड में 3 आएगा। तो चूंकि यहाँ आई कैप है इससे पता चल रहा है कि बात एक्स एक्सिस की हो रही है, तो एक्स एक्सिस के लिए 2 है, वाई के लिए 0 है, जेड के लिए 3 है। तो अगर यहाँ पर हम जे कैप लिखते तो फिर ये एक्स 0 हो जाता, तो वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट आ जाती। इसको ध्यान देना है क्योंकि किसी चीज़ में 0 का भाग देंगे तो वैल्यू अनंत आती है। और जेड के लिए लिखते तो 3 का स्क्वायर होता तो यहाँ पर 9 आ जाता। इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 2,0,3 मीटर इज। तो यहाँ पर देखिए dx है तो यहाँ पर आई कैप है तो हम केवल एक्स एक्सिस की बात करेंगे, बाकी चीज छोड़ देंगे। तो इसलिए यहाँ पर केवल एक्स एक्सिस वाली वैल्यू रखी गई है, वाई जेड वाली नहीं रखी गई है। अगर वाई एक्सिस में होता तो यहाँ डी वाई होता, जेड में होता तो डी जेड होता। यहाँ पर एक्स लिखा गया है तो इसका मतलब ही है कि हमको एक्स एक्सिस की बात करना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। कह रहा है द रेशियो ऑफ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज 2.4 × 10⁻39। तो विद्युत क्षेत्र में कूलाम का बल लगता है और गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दोनों का जो रेशियो है यानी अनुपात है, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कुछ दूरी पर सेपरेट यानी अलग अलग करके रखा जाता है तो उस समय अनुपात क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का। कूलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 2.4 × 10⁻39 है, क्वेश्चन में बताया जा रहा है। कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इक्वल टू 1/4 πε0 टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज नियरली। कह रहा है कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का रेशियो है, समानुपाती नियतांक का जो रेशियो है वो 1/4 πε0 और ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g है लगभग नियरली सेम ही है। तो कह रहा है गिवन दैट द चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव होता है और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव होता है, माना जाता है, होता नहीं है जैसा हमें पता है। और मास इलेक्ट्रॉन का दे दिया है 9.11 × 10⁻31 kg और प्रोटॉन का मास दे दिया है 1.67 × 10⁻37 kg। तो कह रहा है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4 πε0 और g की नियरली वैल्यू क्या होगी और रेशियो दिया है। तो इसको देखते हैं करके।
तो इसमें देखिए बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है, 10⁻20। कैसे है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, ई होना चाहिए, Fe/Fg इक्वल टू, तो फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है विद्युत क्षेत्र के लिए। तो 1/4πε0 की जगह k लिखा है। और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो G(m1m2/r² होता है। दोनों की तुलना करेंगे तो k/g आ जाएगा इनटू, अब यहाँ पर Q1 Q2 है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश दोनों का सेम होता है, केवल पॉजिटिव निगेटिव का अंतर होता है, इसलिए 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर कर दिया अपान g की वैल्यू 1.67 × 10⁻12 जो भी होता होगा वो पूरा एक साथ लिख के, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 कुछ इसी तरह प्रोटॉन का, और दोनों का इकट्ठा लिख दिया है 10⁻58। r² कट जाएंगे। तो ये जब वैल्यू का पूरा निकाला गया सॉल्व करके, तो यहाँ पर Fe/Fg की वैल्यू 2.4 × 10⁻39, ये अनुपात हमको दिया है क्वेश्चन में। सॉल्व किया तो k/g की वैल्यू लगभग 10⁻20 आ जाएगी। ये जब आप करेंगे तो निकल के आ जाएगा। देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 1.67 × 10⁻27 kg, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का, और ये इलेक्ट्रॉन का है 9.1, 1 × 10⁻31। ये दोनों का एक साथ करके यहाँ पर 3 2 5 -58 लिखा है, माइनस का 58 लिखा है। k/g यहाँ लिखा है, g की वैल्यू यहाँ नहीं लिखना है, ये अलग से लिखा है k/g ही हमको निकालना। तो ये पूरी वैल्यू रख दिया, सॉल्व किया तो 10⁻20 के आसपास आएगा। तो इस तरह हमको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of Earth and same mass density। कह रहा है पृथ्वी में जो प्रक्षेप वेग है, escape velocity है, मतलब जो वापस न लौटने वाली वेलोसिटी है, वो v है पृथ्वी की सतह पर। तो कह रहा है किसी अन्य प्लेनेट यानी ग्रह पर कितनी होगी अगर जो है, जिसको सीमांत वेग जहां तक हिंदी में कहते हैं, जिसको अब सीमांत चाल कहा जाता है, स्केप स्पीड लिखा जाता है। तो कह रहा है दूसरे प्लेनेट पर इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर उसकी त्रिज्या पृथ्वी की छिद्रा की 4 गुनी हो और द्रव्यमान घनत्व बराबर हो, सेम हो पृथ्वी जैसा। ये तुलना करना है। तो केवल फार्मूला हमें पता हो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फार्मूला होता है v = √2gm/r = √2g। अब m की वैल्यू निकालना है, घनत्व दे दिया। तो पृथ्वी चूंकि ठोस गोले की तरह है, तो ठोस गोले का घनत्व कितना होता है 4/3 πr³ होता है। अब घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, उल्टा लिख दिया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, ये आयतन का फार्मूला। तो घनत्व d × आयतन का 4/3 πr³, ये इतना हम रख देंगे द्रव्यमान की जगह। तो द्रव्यमान की जगह 2g × घनत्व d 4/3 πr³, यही उठा के रख दिया। अपान नीचे r है तो r से r कट जाएगा, तो हो जाएगा √4 दूनी 8 0 π/3, ये r² बचेगा, r से r कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखा जाए तो v
प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। ये आर स्क्वायर है, ये सब कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, घनत्व भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे, आर स्क्वायर का रूट करेंगे तो सिर्फ आर बचेगा, तो वी प्रोपोर्शनल टू आर। तो कुल मिलाकर के फॉर सेम डेंसिटी, अगर द्रव्यमान घनत्व सेम है दोनों ग्रहों का, तब तो जाहिर सी बात है कि इसके वेलोसिटी हमारी त्रिज्या के समान पाती है। तो त्रिज्या जब 4 गुना है उस प्लेनेट की, तो इसके वेलोसिटी भी 4 गुना होगी। तो 4B वाला विकल्प हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि ये पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ v इक्वल टू kve, जहाँ k 1 से कम है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। बिल्कुल उसी तरह है यहाँ पर भी, पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी। एक पार्टिकल है, कण है, उसका द्रव्यमान m है, उसको प्रक्षेपित किया गया है v वेग से, और v बराबर है kve, जहाँ पर k हमारा 1 से कम है, और ये अर्थ सरफेस से सब कुछ किया जा रहा है, पृथ्वी की सतह से, यहाँ पर इसके वेलोसिटी v है पृथ्वी की सतह पर। तो कह रहा है द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीचेज बाय द पार्टिकल। तो पृथ्वी की ऊंचाई, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक वो जा सकता है, इस बात को ध्यान देना। तो सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है, आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। तो इसको देखते हैं करके और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमको दिया है v इक्वल टू के वी ई, यहाँ पर देखिए दिया गया है v इक्वल टू के वी ई, जहाँ पर k 1 से कम है, तो उस चीज को यहाँ पर लिख लिया गया v इक्वल टू के वी ई, और k 1 से कम है। जाहिर सी बात है k 1 से जब कम होगा तो वी ई की वैल्यू v से कम होगी। क्यों? 1 से कम है, इसका मतलब कि 1 से कम मतलब 0 भी हो सकती है या निगेटिव हो सकती है। तो कुल मिला के जाहिर सी बात है कि जो ये वेग है हमारा, ये स्केप वेग से कम है। इसका मतलब पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके वो ग्रह नहीं जा सकता, क्योंकि इसके वेलोसिटी, जिसको अब स्केप स्पीड कहा जाता है, उससे कम है। तो कुल मिला के अब सीधी बात हमको ये पता चली कि वो वस्तु ग्रह की कक्षा को छोड़ के नहीं जाएगी, किसी ऊंचाई पर जा करके या तो पृथ्वी के चक्कर लगाएगी या तो गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच करके पृथ्वी में फिर गिर जाएगी। तो अब हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लाभ फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पृथ्वी है, अब पृथ्वी से ये इतनी ऊंचाई पर चला गया, कोई पिंड यहाँ तक फेंक दिया गया, ठीक ना। अब यहाँ से फेंका गया तो हाफ mv स्क्वायर की स्पीड से फेंका जाएगा, और यहाँ पर आएगा तो उसका वेग 0 हो जाएगा, यानी कुल उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में यानी mgh में चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा ये होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। तो जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर होगी तो सतह पर क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर वस्तु की अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो U इक्वल टू mgh होता है। अब पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई तो है नहीं, केवल पृथ्वी की त्रिज्या होगी, केंद्र बिंदु से लिया जाता है, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, तो केवल त्रिज्या होगी, तो U इक्वल टू mgr होगा यहाँ पर, ठीक ना। अगर इस तरह देखा जाए तो mgr होगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर अगर हम वहाँ पर जाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में, तो U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये फार्मूला होता था, ये फार्मूला हमारा होता था निगेटिव में, वो भी U इक्वल टू
वहाँ निगेटिव होता हो या ना होता हो, लेकिन पृथ्वी पर निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अनंत पर 0 माना जाता है। अब अनंत पे 0 माना जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि u बराबर mgr आया है। अब अनंत पे 0 है और अनंत पे तो त्रिज्या ज़्यादा है, r ज़्यादा होगी, h r रखें या h, जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ आएंगे तो घटता जाएगा। तो जाहिर सी बात है 0 से कम होगा यानी निगेटिव होगा, तो यहाँ पर निगेटिव साइन लगेगा। तो पृथ्वी की सतह पर कितना होगा मैकेनिकल एनर्जी? तो पृथ्वी की सतह से फेंका गया तो गुरुत्वीय है वो गतिज ऊर्जा, तो हाफ mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा है हमारी इसकी जगह माइनस है तो माइनस, इसकी जगह g हो जाएगा m1 m2 की q1 q2 की जगह m1 m2 अपान r, वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर g उस पार्टिकल छोटा है तो स्मॉल m, पृथ्वी बड़ी है तो कैपिटल M अपान r। और चूंकि निगेटिव है तो जुड़ा तो होगा, लेकिन निगेटिव की वजह से यहाँ निगेटिव आ गया। इक्वल टू, अब जब ये ऊंचाई पे जाएगा, जब ऊंचाई पे जाएगा तो वहाँ 1 सेकंड के लिए स्थिर रहता है, तो वहाँ पर ये गतिज ऊर्जा 0 हो गई। तो पूरा 0 हो गया इधर, तो 0 नहीं रखा गया। माइनस, अब उतनी ऊंचाई पर जाएगा तो m तो वही रहेगा, और पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई और हो गई तो r में यह और जोड़ दिया गया। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, ये याद रखिए कि लिखा कैसे जाता। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, m कट जाएगा तो यहाँ पर, और v² अपान 2 बचेगा इक्वल टू gm अपान r, ये इधर चला जाएगा, माइनस ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस m रहेगा तो माइनस gm अपान r प्लस h। सॉल्व किया तो h अपान r ब्रैकेट में r प्लस h gm। तो ये हो गया हाफ k² v², फिर से हाफ कर दिया, हाफ k² v² इक्वल टू gm h अपान r प्लस h। यहाँ पर v इक्वल टू kve है, तो यहाँ पर ये हाफ था ही, v की जगह kve रख दिया तो k² v² हो गया इक्वल टू, ये वैसे हो गया gm h अपान r प्लस h। v नो, ये हमको पता है, v इक्वल टू √gmm अपान r, इसके वेलोसिटी का फार्मूला होता है। तो इसकी जगह हमने वैल्यू उठा के रख दी, स्क्वायर है इसलिए रूट हट जाएगा, तो ये हो गया gm h अपान r प्लस h के बराबर। तो k² इक्वल टू, ये पूरा इधर आ जाएगा, gm कट जाएगा, तो ये हो गया h अपान r प्लस h, r से r कट जाएगा। अब ये इधर आएगा तो पूरे में गुणा होगा, तो r² प्लस h² इक्वल टू h, तो r² इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, h कॉमन हो जाएगा 1 माइनस k², h इक्वल टू r² अपान 1 माइनस k²। तो इस प्रकार से यही हमारा h की वैल्यू आ जाएगी, इतना ऊंचाई तक वो पिंड जाएगा, और ये डी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।